ये बात कोई ना समझे कि मुझे 70 साल पे पहुंचने की ज़रूरत है। हर औरत को 20 या 25 साल के बाद अपनी छाती का मुआयना करना चाहिए है। और मैं इतनी कम उम्र इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि ये बीमारी बहुत यंग एज में, यानी हम 30 साल के बाद काफ़ी, और दुनिया में जो बताया गया है उन्होंने बोला है कि 50 साल से ज़्यादा और 70 साल तक जो है, अगर ख़ानदान में नहीं है, 1 साल छोड़ के 1 साल बाद यानी ऑल्टरनेट ईयर पे मैमोग्राम कराना चाहिए। जिनकी फैमिली में है उनके लिए ये प्रोटोकॉल दे से के हर साल करें। अब अगर आपकी उम्र उससे छोटी है यानी 40 साल से आप ज़्यादा हैं तो दो मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं यानी जो छाती का खास एक्सरे होता है, राइट। तो हमारे यहाँ गांव में भी लोग रहते हैं और शहर में भी होते हैं। कुछ इदारों पे पहुंच सकते हैं, कुछ नहीं पहुंच सकते हैं। तो कम से कम किन का आना बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए आपको अपने रिस्क फैक्टर्स और अपने मुआयने का जो आउटकम है वो उसके बलबूते पे फैसला करना है कि आपका आना कितना ज़रूरी है। अब कुछ रिस्क ऐसे होते हैं हम उसको बदल नहीं सकते, जैसे हम औरत होना इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क कहते हैं। ये बीमारी मर्दों में भी होती है, मगर अगर औरतों में 100 में क्या बोलते हैं तकरीबन 8 या 9 औरतों को हो रहा है, मर्दों में ये शायद 100 में किसी एक को हो। मतलब उनकी 1% इंसिडेंस है होना मर्दों में। तो औरत होना आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिस्क में डालती है। फिर अगर किसी को कोई और बीमारी रह चुकी है उसमें भी देखा गया है कि रिस्क बढ़ता है। आप अगर बच्चों को दूध पिलाना या ना पिलाएं उससे रिस्क में फ़र्क आता है, मगर वो चीज़ है जो इंसान के कंट्रोल में है। वो मेरे अगले स्लाइड में आएगी। अगर आपके ख़ानदान में और किस्म के कैंसर है तो उन औरतों में भी देखा गया है कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। 1 साल तक दूध ज़रूर पिलाएं। जो हेल्थी लाइफस्टाइल है यानी अपने आप को सेहतमंद रखना, यानी मोटापा, जो ग़िज़ा आप खाते हैं नॉर्मल ग़िज़ा होनी चाहिए। और ये जो कैंड फूड वगैरह है इसको कहा जाता है कि ये रिस्क बढ़ाता है। कितने फीसद बढ़ाता है ये हम में से कोई इसका जवाब दे नहीं सकता, मगर ये चीज़ें इंसान के रिस्क में इजाफा करती हैं। कभी कभी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे औरतों को फर्टिलिटी के लिए यानी बच्चा पैदा करने के लिए कभी हार्मोन्स लेने पड़ जाते हैं, या जब माहवारी ख़त्म हो रही है उसकी वजह से भी हार्मोन्स लेने पड़ते हैं। अब ये अगर आप 1, 2 या 3 महीने ले रहे हो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मत समझें कि ये हमें लेना ही नहीं है। इसमें रोक इसलिए या बताया इसलिए जाता है कि साल हर साल इसको न करें। आप लें, रोकें, अगर फिर ज़रूरत हो तो दोबारा शुरू करें, मगर कंटिन्यूसली ईयर इन एंड ईयर आउट यानी चलता ही चला जा रहा है, कोई भी दवाई वो फिर नुकसान। मेरे हिसाब से अगर आप एक चीज़ यहाँ से इस कमरे से निकल के अपने नॉलेज में ले जाएं, आगाही में ले जाएं, वो है आपका अपना मुआयना करना। अपना मुआयना
जो औरतें कम उम्र की हैं, यानी जिनकी माहवारी खत्म नहीं हुई है और हर महीने आती है, उनको जिस दिन वो पाक नहाती हैं, यानी जिस दिन उनकी माहवारी खत्म होती है, उस दिन को बांध लेना चाहिए अपने मुआयने के लिए, क्योंकि वो सबसे बेहतर टाइम समझा गया है। और जिनकी खत्म हो गई है या बच्चेदानी किसी भी वजह से निकाली गई है, तो महीने की कोई भी तारीख, आप पहली तारीख बांध लें, 15 तारीख बांध लें, मगर उसको करें। अब इसको करना कैसे है? सबसे पहले जो भी आपने दिन बांधा है, आपकी छाती का मुआयना करने के लिए आपका हाथ जो है ना, ये जो तला है वो एक जैसा हो। अगर उसमें कोई फर्क है तो ये तशखीस की अलामत बनती है। ठीक है, अब कौन कौन से फर्क आपको नजर आ सकते हैं, ये हम एक एक करके लेके चलते हैं। तो जब आप देख रहे हैं, आपकी जिल्द है, आपको सब अपने हाथ की जिल्द नजर आती है, और इस जिल्द में आपको उसकी रंगत उस मोटा हो जाए, जैसे हम कहते हैं कि नारंगी का छिलका होता है ना, जरा सोजन हो उसमें और किसी एक हिस्से में हो। यह बताया गया था कि दोनों का साइज और शेप एक जैसे होना चाहिए। अगर किसी भी हिस्से में उभार है और दूसरी तरफ अगर ये सोजिश आपकी 1 हफ्ता 10 दिन से ज्यादा रह रही है, तो प्लीज उस सूरत में आप हॉस्पिटल जरूर जाइए, क्योंकि कुछ बड़ी बीमारियां, ज्यादातर छाती का कैंसर सोजिश से। इसके बाद जो निपल है, जहां से माँ दूध पिलाती है, अब नॉर्मली निपल जो होता है उसकी उभार बाहर की तरफ होती है, और उसका जो डायरेक्शन होता है ना, इट्स लाइक अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अगर आपको ये भी याद ना रहे, तो दोनों निपल का जो एंगल है, जैसे भी है, में भी इतनी पीला उम्मूमन इन्फेक्शन की अलामत कहता है, मगर अगर उसका रंग लाल का कोई शेड भी है, यानी लाइट पिंक से बिल्कुल मरून रंग तक, सबसे ज्यादा चीज जो देखी जाती है वो ये है कि गिठान होती है। अब गिठान का मतलब रसोली का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि सारी रसोलियां बड़ी बीमारियां। रसोली का बस मतलब ये होता है कि कोई हार्ड सी चीज है जो छाती में कहीं पे भी हो सकता है, मगर इसके अलावा ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं बगल के अंदर भी हो सकता है, और ये गले में भी, एंड गले में भी ऊपर की साइड पे कम परेशान करती है, वो है छाती में दर्द आना। छाती में दर्द आना उमूमन छाती के दर्द की शिकायत के साथ आती हैं। ये नॉर्मल है, ये उमूमन जो साइकिल औरत का होता है उसके हार्मोन्स। कोई भी अलामत आपकी 10 दिन से ज्यादा मुस्तकिल रहती है, या कोई चीज नुमायां होती है 10 दिन या 15 दिन से ज्यादा, उस सूरत में आपको मशवरा दिया जाता है कि प्लीज किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो मुआयने की जो हमने अभी सारी बातें की, वो यही है कि गुठली होना, जिल्द को देखना, कोई सोजिश की अलामत होना। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, इस बात पे डॉक्टर सना आपसे ज्यादा बात कर सकती हैं अगर आप सवाल पूछेंगे, कि 2 मेन टेस्ट होते हैं। एक होता है या तो अल्ट्रासाउंड होता है या मैमोग्राम होता है। इसकी सिलेक्शन या इसकी वजह की जाती है आपकी उम्र देखते हुए। तो अगर कोई 25 साल का 30 साल खुद किया करे,
ये जितना ज़रूरी है दुनिया में देखा गया है कि अगर लोग सिर्फ अपना मुआयना ही करें, बीमारी की जो नौयत है वो कम अर्ली स्टेज में आ जाता है, जिसमें इलाज अच्छा है। सबसे पहले टेक होम मैसेज आपका ये है कि अपना मुआयना करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई अलामत है जो 10-15 दिन से ज़्यादा रह रही है, या मैक्सिमम महीना अगर आप बहुत ही कहीं दूर रहते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोस होगा उतना बेहतर है। तीसरी बात यह है कि आप बतौर औरत, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरी औरतों को जो भी आपका नॉलेज है आप दूसरी औरतों को दें। अपने घरों में इसकी बात जरूर करें। जो कुछ मर्द इस कमरे में किसी और वजह से बैठे हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर में अपने माओ से, बेटियों से पूछ लें कि कुछ न अगर बोलने में दुश्वारी हो रही है तो बस यही कर लें कि अक्टूबर का महीना आ गया, जाएं चेकअप करा लें। कोई और बात नहीं करनी है ना, नहीं करें, मगर साल का कम से कम 1 महीना तो बांध लें, जहाँ पे आई थिंक मर्दों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के खवातीन को इसके लिए भेजें, क्योंकि औरत ही आपका घर का पूरा, वो कहना चाहिए, सुकून है। कोई भी घर औरत के बगैर नामुकम्मल होती है, ये कोई तस्लीम करे या ना करे वो एक अलग बात है, बट प्लीज़ दूसरी औरतों को बताएं और इस मौजूद पे बात करें ताकि औरतें जल्द आएं और बेहतर इलाज हो सके। इसके साथ आखिरी स्लाइड ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखते हैं और जब हमें किसी चीज़ की इल्म होती है ना, तो उस कहानी में तब्दीली हम ही ला सकते हैं, कोई और नहीं। तो अपनी ज़िंदगी की कहानी में जहाँ ज़रूरत हो प्लीज़ तब्दीली ले आएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा। आप लोगों के पास एक वाउचर होगा, प्लीज अपने हाथ में लीजिएगा। उसमें से एक मुझे मिल सकता है। डॉक्टर बुशरा ने जितनी बातें की हैं उसमें जो सारी सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका है वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, किसी के पास नहीं है तो ले लीजिए, बाहर है। और जो हमारे मीडिया के साथी आए, अगर आप लोगों को भी ले जाना है अपने घर में अपने कोलीग्स को देने के लिए, प्लीज फील फ्री टू टेक इट। नेक्स्ट हमारे जो पैनल पे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अफशा, हु इज अ मेडिकल oncologist, शी इज गोइंग टू कम एंड सिट हियर। Okay, and she's going to introduce the topic, and अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकता है। अच्छा ही होगा कि मैं अपने सारे पैनल को बुलवा लूं और फिर जिसको जो सवाल है वो भी कर सके। ओके, द नेक्स्ट इज डॉक्टर सना, जो कि अगर आम फहम जबान में बात करें तो रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट को हेड करती हैं और वुमेन इमेजिंग पे काम कर रही हैं। सो प्लीज डॉक्टर सना, थैंक यू। एंड डॉक्टर बुशरा, हु इज अ ब्रेस्ट सर्जन, शी इज आल्सो हियर, जो आप लोग से बात कर रही थी। सो मेरी गुजारिश है अपने कनेक्ट हेयर के साथियों से कि आपकी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज वो पूछें, और जो हमारे SIUT की टीम भी है प्लीज फील फ्री टू आस्क। मीडिया की तरफ से भी जो भी क्वेश्चन आना चाहें प्लीज।
Somebody was raising a hand there. So मेरा तजर्बा ये कहता है कि पहला सवाल सबसे मुश्किल होता है कभी किसी महफिल में बैठ के, सबको डर लगता है पहला सवाल पूछने में। तो मैं अगर आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछूं, आप में से हाथ ही लिफ्ट अप कर लें कि इस मौजू पे किसी के घर पे बात होती है? यहाँ पे नहीं आना। क्या छाती की बड़ी बीमारी के बारे या मुआयना करने में किसी के घर पे कभी भी आपकी अपनी जिंदगी में बात हुई है या नहीं? ऑलराइट, क्या आप थोड़ा सा अपना तजर्बा ये किस तरह हुआ और क्या मौका बना जिसकी वजह से? हाँ, माइक पे आ जाइए, बेहतर होगा ताकि वो फिर साइन लैंग्वेज में बाकियों को बता सकते हैं। माइक चाहिए प्लीज। थैंक यू। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे घर में मेरी बेटी है जिसने मुझसे शेयर की कि माँ अपने ब्रेस्ट में कुछ थोड़ी गिल्टी टाइप इस तरह से फील होता है। तो मैंने इस बात को समझा और मैं उसको लेकर गई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। उससे हमने शेयर की ये बात और उन्होंने फिर हमें समझाया कि इनकी उम्र क्योंकि छोटी है इसलिए अभी इनको हम मेमोग्राफी के लिए नहीं भेज सकते, लेकिन हम इनका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जिससे कि कुछ हमें मालूम हो सकेगा कि ये चीज़ क्या है। तो फिर हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट फिर डॉक्टर को दिखाई जिसमें उन्होंने ये बताया। वैसे तो अल्ट्रासाउंड जिससे करवाया था उस डॉक्टर ने भी हमें तसल्ली दी थी कि ये कुछ कैंसर की अलामत में से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये बच्चियों को चर्बी की गिल्टियाँ या कुछ इस तरह से भी हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिजॉल्व भी हो जाती है। तो फिलहाल तो उन्होंने हमें यही कहा, लेकिन हमारा इरादा है कि हम 6 महीने साल के बाद फिर दोबारा भी अगर हमें ये चीज़ डिजॉल्व ना हुई तो हम जरूर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के बाद। थैंक यू। डॉक्टर सना, क्या आप इस इमेजिंग के बारे में आप बात कर सकती हैं, कुछ बताना चाहेंगी? मेरा नाम डॉक्टर सना है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि ब्रेस्ट से रिलेटेड जो अल्ट्रासाउंड होते हैं और मैमोग्राम्स होते हैं उनकी उसमें जो तशख़ीस की जाती है उससे रिलेटेड मेरा काम है। उम्र के हिसाब से हमारे पास मुख्तलिफ मोडालिटीज़ हैं, मुख्तलिफ हमारे पास रेडियोलॉजी की एग्जामिनेशंस होते हैं, लेकिन वो उम्र के हिसाब से हैं। 40 साल से कम की जो ख़वातीन हैं, अगर उनको अपने ब्रेस्ट में कोई ऐसी अलामत महसूस होती है जो अभी डॉक्टर बुशरा ने सारी अलामात बहुत वाज़े तरीके से बताई हैं, अगर ऐसी कोई भी अलामत महसूस होती है किसी को अपने ब्रेस्ट में, या आप अपना खुद मुआयना करके मुतमईन नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास आप लोग आ सकते हैं। हमारी ब्रेस्ट कैंसर का क्लिनिक होता है पीर के दिन हनीफा सुलेमान में फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ पर हमारे ब्रेस्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं जो आपका मुआयना कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है कि अगर जो हमारे ब्रेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं वो मुआयना करने के बाद ये समझते हैं कि आपको मज़ीद तशख़ीस के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत महसूस हो सकती है, तो वो अल्ट्रासाउंड हमारा वहीं पर OPD में परफॉर्म किया जाता है। वहीं अल्ट्रासाउंड हमारा हो सकता है जिससे बहुत सारी मालूमात हमें पता चल सकती हैं। 40 साल से कम उम्र ख़वातीन में सबसे पहली जो तशख़ीस करने के लिए हम रेडियोलॉजी में जो हमारे पास एक तरीक़ा है वो अल्ट्रासाउंड का है, लेकिन 40 साल से ज़्यादा की ख़वातीन में जो पहला तरीक़ा है वो और जो सबसे अहम तरीक़ा है वो मैमोग्राम का है। मैमोग्राम एक एक्सरे है ब्रेस्ट का जिसमें शुआओं के ज़रिए, जैसे सीने का एक्सरे होता है जिसमें शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है,
उसी तरह मैमोग्राम में शुआओं के इस्तेमाल के ज़रिए ब्रेस्ट के अंदर किसी भी मसले की तशख़ीस की जाती है। अमूमन 40 साल से कम उम्र ख़वातीन में मैमोग्राम्स नहीं किए जाते। अगर 40 साल से कम उम्र ख़वातीन में ऐसा कोई मसला हमें पता चला है कि जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमें मालूम हुआ है और ऐसा मसला है जो ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, तो उसको हम फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप का मतलब ये है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसका अल्ट्रासाउंड फिर दोबारा रिपीट करते हैं। अगर हमें ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करके ये महसूस हुआ है कि जो भी वजह है ब्रेस्ट कैंसर में, गिल्टी है या जो भी अलामत है वो कैंसर हो सकती है, तो उसके लिए फिर मज़ीद तशख़ीस मैमोग्राम के थ्रू की जाती है। मैमोग्राम की सहूलत हमारी OPD में तो मैसर नहीं है, लेकिन मैमोग्राम की सहूलत SIUT में हमारे पास मौजूद है। फिर उसको हम हमारे अपने जो रेडियोलॉजी का हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पर आके मैमोग्राम करवाया जा सकता है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट के बाद फिर अगर मज़ीद तशख़ीस की ज़रूरत है तो वो भी सारी सहूलियात हमारे पास मैसर हैं कि अगर सुई के ज़रिए उसकी तशख़ीस करनी ज़रूरी है, जैसे बायोप्सी जिसको हम कहते हैं, वो भी सहूलत हमारे पास मैसर है। और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की भी हमारे पास सहूलत है जो हम मरीज़ों को फराहम करते हैं। ये एक पिंक कलर का गुलाबी रंग का एक पर्चा आप लोगों के पास यकीनन होगा। डॉक्टर बुशरा ने जो भी अलामात अभी बताई हैं वो अगर जहन में ना रहें तो इस पर्चे पर वो सारी अलामात लिखी हुई हैं। अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए, अपना मुआयना खुद कीजिए और अगर इन अलामात में से कोई भी आप लोगों में से किसी को भी महसूस होती हो या अपना मुआयना खुद करके मुतमईन नहीं होते हो तो आप किसी भी पीर को हमारी OPD में तशरीफ़ ला सकते हैं। हम वहाँ पे आपके मज़ीद तशख़ीस के लिए हमारे हर तरह के डॉक्टर मौजूद हैं। शुक्रिया। I would like to ask that what is the age limit in young girls that they don't keep growing, and is there any dietary pattern or medication so we can prevent it? Could you please? Or in future there is something like this. अगर आप ये पूछ रही हैं कि कितनी कम उम्र के शख्स को मिल सकते हैं तो एज लिमिट से क्या मुराद है? It's younger, mean from 16 years till 25 years or how long it keep growing? Because the breast how long? long. Okay. कैंसर तो अगर छाती में रहता है, अगर है तो वो तो ग्रो करेगा, मगर उसकी ट्यूमर बायोलॉजी जो है ना, कुछ तेज ग्रो करते हैं, कुछ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं। तो ये सोचना एज समबडी जो उस फील्ड के अंदर नहीं है और उसके फर्क नहीं जानते, अगर आपके लिए ये समझना है कि अगर गिठान है और वो गिठान 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 15 दिन है और मुस्तकिल है, यानी गायब नहीं होता, नो इयर्स, आपको पहले महीने में अगर गिठान पता चला है, यानी आज अगर आप घर जाते हैं और छाती का मुआयना करते हैं और ये गिठान महसूस होता है और 15 दिन बाद आपको वही गिठान उसी जगह पे महसूस होता है, आप साल का इंतजार नहीं करते हैं, आपको फौरन डॉक्टर के पास आना है। सो इयर्स का सवाल ग्रो करने का तो आता ही नहीं, ठीक है? गिठान मीन्स आना है। डॉक्टर अर्चना सर है, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं कीमोथेरेपी देती हूँ। एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे ये कंसिडर ये सोचा जाता है कि यंग एज है तो आमतौर पे गुटली कैंसर नहीं होती, तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन में, हमारी आबादी में यंग एज में हर तरह के कैंसर्स हैं, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक तहकीक के मुताबिक मगरिबी ख़वातीन में जिस एज में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस होती है, उससे 10 साल पहले हमारी आवाम में, हमारी ख़वातीन में उसकी तशख़ीस हो चुकी होती है। और हमारे यहाँ नज़रअंदाज करने की वजह से आम तौर पे पेशेंट्स जब आते हैं उनकी स्टेज ज़्यादा होती है,
तो हमें जल्दी आना है, जल्दी तशख़ीस करवानी है, तो स्टेज भी कम होगी और इलाज का फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। हेलो मैम, मेरा नाम यासिर सलीम है और मेरा ताल्लुक न्यूज़ 1 से, मेरा नाम यासिर सलीम है। मैम ये देखने में आया है कि फीमेल्स को ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा है। व्हाट अबाउट द मेल्स के इसमें मेल्स का क्या रेशो है? और जैसा आपने भी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस हैं या कोई गिल्टी वगैरह है तो वो है। व्हाट अबाउट द मेल्स, किस तरह से हो सकते हैं? और पाकिस्तान में कुछ स्टैट्स आपके पास हैं तो शेयर कीजिए। ओके, तो आप 2-3 सवाल पूछ रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान की जो सबसे आसान बात है, पाकिस्तान में स्टैट्स है नहीं मेल इंसिडेंस का, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च उस लेवल पे नहीं की जाती है। मगर जो जनरली देखा गया है, इट्स अबाउट 1 to 3% ऑफ मेन गेट इट, यानी मर्दों में 1 से 3% मर्दों में ये बीमारी देखी गई है। अलामात क्या हैं? बिल्कुल वही अलामतें हैं जो औरत में होती हैं, यानी छाती में गिठान होना, सबसे ज्यादा मर्दों में छाती का गिठान सबसे देखा गया है, मगर उनका डिस्चार्ज या निपल का शेप चेंज होने में भी उनको आने की जरूरत है। बगल में गिठान होना, वो भी चेक होने की जरूरत है। तो अलामतें मर्द औरत में एक ही जैसी हैं, बस इंसिडेंस मर्दों में कम है। मैं एक और बात जो रीइंफोर्स जितना करूं, क्योंकि उन्होंने कहा कितने साल, तो मेरे जहन में ये बात है, छाती के गिठान में दर्द नहीं होता और बहुत लोग इसलिए नहीं आते मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। होता ये इंसान डॉक्टर के पास कब जाता है? कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द है, चाहे वो अंगूठे का हो या सर का दर्द हो। दर्द एक वजह है और दूसरा बुखार होता है। एज फैक्टर भी जो है वो सेम ही है जैसे मर्दों का है या औरतों का, या एज में कोई डिफरेंस? जैसे आपने कहा 30 प्लस इन द फीमेल्स, सो व्हाट अबाउट द मेल्स एज फैक्टर? ओके, सो आई रीसेंट कोई मुझे स्टैटिस्टिक्स याद नहीं है, मैं इस वक्त आई कांट गिव यू अ करेक्ट आंसर, सो आई डू नॉट वांट टू, बट वी सी इट इन ऑल एज ग्रुप्स। लाइक हमने यहाँ कम देखी हैं, मगर हमने 20 के रेंज में भी मर्द देखी है, and you know in their 30s also, so and I've seen the 60 plus also, so the spectrum is there. Thank you ma'am. एक चीज से कुछ होता है, बायोप्सी का मतलब है कि जो मवाद निकाला जाएगा उसको टेस्ट में भेजेंगे, क्योंकि बायोप्सी वो चीज है जो 100% ठप्पा लगाते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। तो मैं अपने SIUT के स्टाफ से भी पूछूंगी कि बायोप्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या इससे बीमारी फैलती है? आप लोगों का, एनीवन, आई एम जस्ट आस्किंग, एक आम इंसान के नाते, चाहे मर्द हो या औरत। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? माइक दीजिएगा। मैं एड ऑन करूँगी डॉक्टर कृष्णा, मैंने अपनी मेड को आपकी ओपीडी में दिखाया था एंड आपको गिल्ट फील हुआ था तो आपने उसकी बायोप्सी करवाई थी, तो बायोप्सी में कैंसर आया था एंड अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त एक्सपायर हो चुकी हैं, हम उनको लॉस कर चुके क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट की तरफ वो चली गई थी। तो बायोप्सी स्प्रेड तो नहीं करते, हम तो एक्सक्लूड करते हैं ना हर चीज़ को, डिजीज को, तो ज़ाहिर बायोप्सी तो हमें लोकेट कर देगी कि आइदर डिजीज है या नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। या बिल्कुल। एक और बात है, कुछ लोगों को ये होम्योपैथी के पास जाने का बहुत शौक होता है, शौक तो नहीं कहना चाहिए, पता नहीं क्यों वो डॉक्टर से डरते हैं, होम्योपैथ से लगता है कि वो शायद उनसे बेहतर लहजे में बात करते हैं, मैं यही कह सकती हूँ और कुछ कह नहीं सकती। मगर ये जो बीमारी आगे बढ़ती चली जाती है, वो वक्त जो है, वो कहते हैं ना, दूध उस वक्त उबल के गिर चुका होता है। तो जब मरीज आता देर से है तो प्रॉब्लम ये होती है कि बीमारी के स्टेजेस पे
मैं अफशान से बोलूँगी कि स्टेज 1 से स्टेज 4 का कॉन्सेप्ट अगर इनको थोड़ा सा बता दें कि जल्दी और देर से क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि गुठली हम बोल रहे हैं ना, कि लोग समझते हैं कि गुठली होना बहुत जरूरी है और लोग नजरअंदाज क्यों करते हैं गुठली में दर्द नहीं होता अगर गुठली महसूस भी हो जाए। तो डॉक्टर बुशरा ने जो चीज़ बताई थी कि आपने ब्रेस्ट का जब मुआयना करना है तो उसमें अपने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, आपने स्किन भी देखनी है, निपल भी देखना है, आपने बगल का मुआयना भी करना है, आपने साइज भी ब्रेस्ट का देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है और किस तरह मुआयना करना है। गुठली होना अगर सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर है और उसका साइज बहुत छोटा है तो वो अर्ली स्टेज होगी। अर्ली स्टेज यानी बगल में आपको कहीं नजर आ रही है, कहीं आपको अपने गर्दन में कहीं नजर आ रही है, सिर्फ एक जगह है वो। सिर्फ मैं उस पर नहीं कह रही कि सिर्फ मुआयने पर, हमें कुछ और टेस्ट भी करने पड़ते हैं उस मुआयने के बाद, तो उसके बाद हमें स्टेज प्रॉपर पता चलती है। स्टेज के लिए यानी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस करवानी ही होती है, जैसे बायोप्सी करवाना जरूरी है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, आपको प्रॉपर स्टेज बता सकेगी। तो सिर्फ अगर सारी स्टेजिंग के बाद सिर्फ ब्रेस्ट में है, कहीं बगल में गुठली नहीं है, किसी और जगह नहीं है मसला, तो वो पहली स्टेज होगी। अगर बगल में भी आ गई है तो उसकी स्टेज ज़्यादा होती जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी। अगर बगल में ज़्यादा गुठलियाँ हैं तो स्टेज 3 भी हो सकती है, और अगर इधर उधर फैल गई है, जिगर में आ गई है, फेफड़ों में आ गई है, हड्डियों में आ गई है, तो वो आखिरी स्टेज कहलाती है, जिसे हम स्टेज 4 कहते हैं। जितनी जल्दी मरीज आएगा उतनी स्टेज कम होगी और उतना ही उसका इलाज अच्छा हो सकेगा। कभी कभार तो हमें मरीज को कीमोथेरेपी देने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितनी जल्दी आएगा स्टेज 1 होगी और उसकी कैंसर की किस्म पर भी उसका इंसार होता है कि कीमो की ज़रूरत है या नहीं। ऑपरेशन तो लाजमी होता है, ऑपरेशन तो होना ही है मरीज का अगर स्टेज 4 नहीं है तो। सो एक क्वेश्चन है जिसका जवाब बहुत ऑनेस्टली देना है। कितने लोग हर महीने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करते? ओके, क्योंकि हम सब डरते हैं कि कहीं कुछ है नहीं, ठीक है, तो नहीं जानना इज नॉट अ सोल्यूशन। सो लेट्स नाउ प्रॉमिस आवरसेल्फ कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे ही हाथ में है, तो हर महीने हम अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। सो दिस वन इज फॉर द प्रॉमिस। किसी और को कोई सवाल पूछना है? ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग। आप लोग हमारी पूरी टीम और कनेक्ट केयर की टीम, प्लीज आप लोग आइए और हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। Ma'am, I have question. I am from 360 News. So मेरा क्वेश्चन ये है पब्लिक के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो है जो ज़्यादा जो आबादी है वो इन्हिसार करती है जो है लोअर जो है उस पर करती है, तो उनके लिए क्या प्रोग्राम है? क्या सेमिनार्स को इनकाद या फिर ऑडिटोरियम में सबको बिठा के करना, कैसे यही है हल इस चीज़ का, इसको अवेयर करना कम लोगों को, या फिर मैसेज लेवल पे आपका क्या इक़दाम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाए? ये है। देखिए, हम लोग इस कमरे में या इधर हम जितने लोग जी मैम, जी कैंपेन चलाना यस हमारा काम नहीं है। ओके, हमारा काम है इलाज करना जब मरीज हमारे पास आए। अगर कोई फोरम होता है जहाँ पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, मैं आपको साइंसी तौर पे ये बता सकती हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर का जो रोल गरीब मुल्कों में है, उसमें जिस स्टेज ऑफ कैंसर की डॉक्टर अफशा बात कर रही थी, 70% इजाफा हुआ है अगर वो सिर्फ अपना मुआयना करें कि वो अर्ली स्टेज में आए। ये मलेशिया, तंजानिया की स्टडीज हैं, अभी हमारी कहीं पे साइंटिफिक टॉक हो रही थी। दिस इज लिटरेचर प्रूवन, यानी ये साइंसी तौर पे देखा गया है। सिर्फ मुआयना करना
मेरा ख्याल ये है, मेरा ओपिनियन ये है, दिस इज माय ओपिनियन, दैट अगर हम ये मैसेज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये कम से कम ये ही शुरू कर दें कि प्लीज घरों में बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो कल्चरली ये मौजू बहुत एक यू नो इस कमरे में कोई बोलता ही नहीं है, एक शख्स ने बोला कि हमारे घर में बात होती है, इस हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, सो ये प्रॉब्लम है। तो किसी भी तरीके से कोई मीडिया कम से कम पहला स्टेप का इनिशिएटिव ले ले कि इस पे बात करें, जस्ट इतना बड़ा टैबू इसको ना बनाए। Right. So that is it. So when you say what are we doing for that, we are providing Okay. service Yes. free. Okay. ठीक है, तो हमारी जो ट्रेनिंग स्किल, हम सब जो बैठे हैं हमने कोई स्किल की तालीम हासिल की है, राइट? Yes. हम यहाँ बैठे आपकी सर्विस के लिए हैं, मगर हम घर से घर हम नहीं जा सकते। हर औरत और मर्द जो इस कमरे में है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर मीडिया से हैं, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अवाम से, जितना आपका ताल्लुक है हमारा तो नहीं है, Yes, ma'am. right? Yes. So I think every human being has his part to play. That's my opinion. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. And you have a biggest part to play here. And Yes, thank you yes, for yes. coming. We are playing. We are Thank playing. you. Thank you for coming. Thank you. मैं और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग इस फोरम से वो चीज़ें भी इम्प्रूव कर दें जो लोगों के गलत मफरूज़े या गलत एक मिस जो होते हैं। जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा, लोग सोचते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ सकता है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा, कभी कभार हम जिन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं उसमें से एक चीज़ ये है कि लोग अगर कीमोथेरेपी लगवा लेते हैं, उसके बाद लोगों के जहन में ये होता है कि उनका ऑपरेशन नहीं होना, तो ये चीज़ उनको पहले ही बता दी जाती है। कैंसर का तरीका इलाज पहले ही डिस्कस हो जाता है, सारे लोग मिलकर डिस्कस कर लेते हैं कि आपका अगर कीमो के बाद ऑपरेशन होना है तो वो होना चाहिए, ताकि अगर कुछ बचा हुआ कैंसर वो जरूर निकले। तो कुछ चीज़ें जो है वो आप अपने डॉक्टर की फैसले पर छोड़ दें। डॉक्टर आपको अच्छा मशवरा दे सकता है क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है, तो आप उन डॉक्टर्स के पास हैं जो उन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। अब हर चीज़ के डॉक्टर्स अलग हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम इस पूरे रूम में हम अगर 30 लोग भी हैं, अगर हम 30 लोग भी बैठे हैं और हम 30 लोगों ने किसी एक को भी ये बात आगे जाके बताई कि आज क्या डिस्कस हुआ, और ख़ास तौर पे ये कि कौन कौन सी अलामात हैं और अपना मुआयना खुद कैसे करना चाहिए, तो 30 हम हैं तो 60 को तो आज वैसे ही पता चल गया। उनसे फिर मज़ीद जो है ये मालूमात किसी दूसरे को भी फैलाई जा सकती है। तो अगर हम सब अपनी अपनी एक ज़िम्मेदारी ले लें आगे आगाही फराहम करने की, तो इससे भी मालूमात आगे बढ़ाई जा सकती है। और ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, खुद अपना मुआयना ख़वातीन को सिखाया जा सकता है और इसकी अलामात बताई जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज आप हमारे साथ चाय पीजिए। मीडिया के जो लोग हैं प्लीज आप तक उनको लीड करें। अलीज़े, प्लीज टेक ऑल द पीपल देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैम, आप जैसे कि आपको पता है कि जो है ये अक्टूबर का महीना जो है पिंक डे भी इसे कहा जाता है और कैंसर की अवेयरनेस के लिए होता है। सो मैम, हमारी जो वही मेरा सवाल है कि जो हमारी पुअर जो वुमेंस हैं, लाइक वो घरानों से है, वो किस तरह से अपने जो है प्रिकॉशंस लें या क्या जो है वो लें कि वो जल्द से जल्द जो है इस जो है मर्ज़ की जो है डायग्नोस कर सके इस मर्ज़ को। देखें, उसके लिए 2-3 बातें हैं। सबसे ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी है कि सबसे पहले इल्म रखना, जानना, आगाह होना। तो अगर एक आगाही की तरफ वो अपने आप को अवेयर करें, आगाही में जो कुछ अलामतें हैं उनको अपने आप मुआयना करने की ज़रूरत है, और जब वो अपना मुआयना करेंगी
तब उनको पता होगा कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। ठीक है, अपने मुआयने में कौन सी बातें उनको देखने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ये है कि छाती में गिठान होना। मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि औरत की छाती का गिठान जिसमें बड़ी बीमारी हो सकती है उसमें दर्द नहीं होता, तो बहुत सारी औरतें इसी वजह से नहीं आती हैं कि तकलीफ़ कोई नहीं है। मगर अगर गिठान है और वो गिठान तकरीबन 15 दिन या 1 महीने मुस्तकिल रहता है, तो डॉक्टर के पास प्लीज़ पहुंच जाइए ताकि वो तशख़ीस कर सकें। जो दूसरे अलामात हैं वो है सोजिश की अलामत छाती में आना, बगल में अलग गिठान होना, निपल से मवाद आना या उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाना यानी बदल जाना। तो ये वो अलामतें हैं जो इंसान को ये बोलता है कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक और सवाल है कि लाइफस्टाइल जो है मैटर करता है, जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है लाइफस्टाइल जो है आपका लाइफस्टाइल जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, लाइफस्टाइल आई वुड से सब चीज़ के लिए मैटर करता है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना, सेहतमंद का शख्स कौन होता है? जो ज़्यादा मोटापा ना हो, राइट, जो ग़िज़ा फ़ास्ट फूड कम खाए और नॉर्मल जो हम लोगों के घरों में खाना पकता है उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स खाए। लाइफस्टाइल में कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनका ख़्याल होता है कि हम काम करते हैं, हमें बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, पिलाना नहीं चाहते, बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। अब ये चीज़ें वो हैं जो इंसान के कंट्रोल में हैं, और अगर आप ऐसा सोच रखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि चांसेस बढ़ जाती हैं। हाँ, कुछ औरतें हैं जो नहीं कर पाती मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, उनका हम कुछ कर नहीं सकते, मगर कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफस्टाइल को सेहतमंद अंदाज में रखें। दवाइयाँ जो गैर ज़रूरी हैं मुस्तकिल ना खाएं, नॉर्मल घरों का पका हुआ खाना खाएं, फ़ास्ट फूड्स वगैरह अलग वक्त के लिए रखें, मगर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस अपना मुआयना करें। आई विल से अगर एक मैसेज मुझे किसी को आज इस महीने में देना है वो ये है कि प्लीज़ घरों पे मुआयना करें, कोई भी अलामत हो डॉक्टर के पास आइए। लास्ट वन मैम, जो है ये भी आया है रिसर्च में कि जो है आफ्टर जो है मैरिज जो है ना 35, अगर जो है लड़की जो है अगर उसकी हो रही है या फिर आफ्टर 35 मैरिज है, तो तब भी देखा गया कि जो कैंसर के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ओके, बिकॉज क्या होता है ना, वी से प्रोटेक्टिव इज़ लैक्टेशन। जिन लोगों की औलाद जल्दी होती है तो वो लैक्टेट भी जल्दी करते हैं, राइट। सो लेट मैरिजेस लेस चिल्ड्रन होता है, राइट। सो उसमें जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसकी वजह से उसमें ज़्यादा देखा गया है। मैरिज लेट होना इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आपकी एज बढ़ती है आपका रिस्क बढ़ जाता है, राइट। एंड अगर ये ज़रूर देखा गया कि जिनकी कोई औलाद नहीं होती उनमें भी स्लाइटली हायर रिस्क होता है। तो अगर कोई 35 या 40 साल पे शादी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई औलाद हो, मगर हो जाती है, एक बच्चा है, अब उसको दूध पिलाया है या नहीं, तो लेट मैरिज हो, दूध ना पिलाना हो, बीच में हार्मोन लेने की ज़रूरत पड़ी हो या ना पड़ी हो कि बच्चा आराम से हुआ है या नहीं, ये वो सारी बातें हैं जो थोड़ा थोड़ा करके रिस्क बढ़ाती हैं। सो आई वॉन्ट से कि एक चीज़ को इंसान अपने ऊपर हावी कर ले, ये बिल्कुल मैसेज नहीं मिलना चाहिए कि चूँकि मेरी शादी 40 पे हुई या 35 पे हुई, ये हाँ, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक जो मेन टेक होम है एग्जामिनेशन, अर्ली डिटेक्शन, यानी जो भी है जल्दी आएंगे तो उसमें इलाज का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अच्छा है।